तो आज से हम लोग जो है बायोलॉजी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है और जेनेटिक्स देखा जाएगा, जेनेटिक्स टॉपिक का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कह सकते हैं कि बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, 12th क्लास सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी में। सबसे अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, इस चैप्टर से आता है। सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से आता है, इस चैप्टर से। और इसके अलावा जो है सबसे अधिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, अधिकांश पोर्शन जो 12th का है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, मतलब कि वो रटने वाला चीज़ है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो समझने के लिए चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर। हम लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में जाकर जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ सबको पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आगे जब तक मतलब आप पढ़ाई करते रहिए तब तक ये चैप्टर काम आएगा। इसमें जो चीज़ें पढ़नी है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब ऐसा चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका नॉलेज भी होना चाहिए आपको, उसका नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चैप्टर का नाम जैसे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले तो चैप्टर का नाम समझो कि ये चैप्टर जो है ये बताना क्या चाहता है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा होगा, मतलब अप्रॉक्स 8 के 10 वीडियो या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बढ़िया से इसको पढ़िएगा तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन अगर समझिएगा तब, ठीक है, नहीं तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी यही हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहली बात ये समझो कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। देखो समझो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में पास होना। मान लो कोई जनरेशन है, मान लो पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनसे जो कैरेक्टर है वो जो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इनहेरिटेंस, इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और क्या है इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। आखिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो देखो इसमें हमको सब कुछ पढ़ना है, या आखिर मॉलिक्यूल कौन है, और है तो मालूम कैसे चला कि वही है। जैसे कि शक था कि डीएनए है, कि आरएनए है, कि प्रोटीन है, इस पर सब पर शक था कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअल में इनहेरिटेंस का काम करता है, जो बेसिस है इनहेरिटेंस का, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। तो उस मॉलिक्यूल के यहाँ पर सर्च होगा, खोज होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया उसका, ठीक है, और खोज के बाद ये बात प्रूफ किया कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो जो कि एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। तो पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम लोग मतलब कि डीएनए के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में मालूम चला कि डीएनए ही वो पार्टिकल है, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। तो डीएनए के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जितना डिटेल हो सकता है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, जितनी चीज़ें होती हैं वो सबको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में 3-4 टॉपिक आएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा, ओपेरॉन मॉडल आएगा, ठीक है, जेनेटिक कोड आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आएगा, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये मतलब समझ में आया कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वही हम लोग को पढ़ना है। कि इनहेरिटेंस जो होता है, एक जनरेशन से जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो कौन सा मॉलिक्यूल उसको लेकर जाता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर दैट इनहेरिटेंस, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच ट्रांसमिट्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वी हैव टू डील अबाउट दैट थिंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, वो एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा बाद में देखेंगे, हो सकता है सेकेंड वीडियो में, जो इसका सेकेंड वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट से जिनसे मालूम चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अभी हम बेसिकली बात करते हैं इसमें डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए से चैप्टर को शुरू किया जाता है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डीएनए से। अब फिर हम देखेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है।
तो डीएनए, उसके पहले एक बात समझिए, न्यूक्लिक एसिड क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखो अब इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें थोड़ा थ्योरेटिकल होंगी, ये हम लोग शुरू में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन, उसका सर्च करेंगे कि वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे मालूम चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उस बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड देखो क्या होता है, तो इसकी जो डिस्कवरी है ये किया गया था फ्रेडरिक मेसर के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट बोल रहे हैं उनको आप, उनका नाम था फ्रेडरिक मेसर। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर जो थे, इन्होंने सेल में से, सेल जो होता है, सेल के न्यूक्लियस में से डीएनए को निकाला, आइसोलेट किया। अब चूंकि डीएनए को सेल के न्यूक्लियस से निकाला, इसलिए उसको बोला न्यूक्लिक। क्या बोला उसको, न्यूक्लिक। और जिन्होंने देखा कि जो डीएनए होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, मतलब उसमें एसिडिक बिहेवियर होता है, इसलिए बोला गया न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला गया उसको, न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस से निकला, इसलिए न्यूक्लिक कहा गया। और चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको एसिड कहा गया, न्यूक्लिक एसिड कहा गया, ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो हम लोग आज जो है, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली डीएनए और आरएनए के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, जो एग्जाम में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। क्योंकि केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये वहाँ भी हेल्प करेगा, तो उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये हम बोल रहे हैं कि नाम क्यों पड़ा, चूँकि इसको न्यूक्लियस से निकाला गया इसलिए न्यूक्लिक बोला गया, और चूँकि एसिडिक प्रॉपर्टी का था इसलिए एसिड बोला गया, तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बने होते हैं किसके, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझते, पॉलीमर, मोनोमर। पॉलीमर क्या होता है, तो वैसा कोई सबस्टांस जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोनोमर। जैसे मान लो ये रूम है, तो ये रूम बना हुआ है किससे, ईंट से, तो ईंट को क्या बोलेंगे, मोनोमर। और जो पूरा रूम है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो जिससे मिल के पूरा रूम बना हुआ है, मतलब जो, जैसे मान लो पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन बना हुआ है किससे, एथीन मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। पॉलीथीन बना है किससे, एथीन मोलिक्यूल से। तो एथीन जो हैं, ठीक है, जो एथीन मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए, मोनोमर। और उसी के बार बार रिपीट होने से पूरा पूरा पॉलीथीन बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो वी कैन से दैट न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट बोल लो या फिर मोनोमर बोल लो, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट या फिर मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कौन है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट्स मिलकर बना हुआ है, 3 कंपोनेंट्स से। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक है शुगर, या इसको हम पेंटोज शुगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पेंटोज शुगर। वाई पेंटोज शुगर, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन्स।
वी कॉल ग्लूकोज एट हेक्सोज शुगर. वाई हेक्सोज शुगर? बिकॉज वी नो that the formula of glucose is C6H12O6. means how much carbon are present in glucose? 6 carbon. That's why they are known as hexose sugar, and this is known as pentose sugar. Pentose sugar means 5 carbons are present here. And pentose sugar are also of 2 types. These pentose sugar may be of 2 types. One is known as ribose sugar and another is known as deoxyribose sugar. एक को कहते हैं राइबोज शुगर और एक को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो और बात कर लें. अभी हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड. इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है? बिकॉज फ्रेडरिक मेसर has isolated it from the nucleus of the cell. That's why he called it nucleic. And he found that there are some acidic behavior in those molecules. That's why he called it acid. So it's named nucleic acid. And how much types of nucleic acid are present? There are 2 types of nucleic acid are present. One is called DNA and another is called RNA. What is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid. We will see it further. हम इसको आगे देखेंगे. तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है. और न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट से. 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है. कौन कौन? एक होता है राइबोज शुगर और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर. राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड. क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4. H3PO4. और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें H3PO4 का तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसको आप देखिएगा जब पढ़िएगा पी ब्लॉक एलिमेंट. तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में 2 चीज़ें देखें. पहली चीज़ क्या होता है, पेंटोज शुगर. सेकेंड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड. पेंटोज शुगर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? It is of 2 types. One is called ribose sugar, another is called deoxyribose sugar. And formula of phosphoric acid is H3PO4. There are third component in the nucleotide known as nitrogenous base. It is called what? It is called nitrogenous base. And this nitrogenous base is of 2 types. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में जो 3 कंपोनेंट हैं, एक कौन हुआ, पेंटोज शुगर. दूसरा कौन हुआ, फॉस्फोरिक एसिड. तीसरा कौन हुआ, नाइट्रोजनस बेस. देखो बेस क्यों, चूंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है. कुछ बेस होते हैं, ये बेस समझते हैं ना, एसिड बेस सॉल्ट, तो वही बेस होता है. और इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है. और नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का. एक को कहते हैं प्यूरीन, PURINA, प्यूरीन. और एक को कहते हैं पायरीमिडीन. एक को कहते हैं प्यूरीन और एक को क्या कहते हैं, पायरीमिडीन. प्यूरीन जो होते हैं, प्यूरीन ये 2 टाइप के होते हैं. एक को कहा जाता है एडिनिन, और एक को कहा जाता है गुआनिन. एक को क्या कहते हैं, एडेनिन, और एक को क्या कहते हैं, गुआनिन. एडेनिन का सिंबल होता है A और गुआनिन का सिंबल होता है G. गुआनिन सिंबल क्या होता है, G, और एडेनिन का सिंबल क्या होता है, A. पायरीमिडीन जो होता है ये फिर 3 टाइप का होता है. एक को कहते हैं साइटोसिन, सिंबल होता है C. एक को कहते हैं थाइमिन, सिंबल होता है T.
और एक को कहते हैं यूरासिल, सिंबल होता है यू। तो यही टोटल कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है। एक होता है राइबोज शुगर। देखो अगर राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जैसे कि हम बोले थे पहले ही कि ये पेंटोज शुगर होते हैं, मतलब इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इन्हें पेंटोज कहा जाता है। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए उन्हें हेक्सोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये पेंटोज, अब देखो ये हो गया आपको 5 कार्बन का एक रिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, क्या है ये? CH2OH। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, उसके लिए यहाँ दे देते हैं 1 प्राइम, नंबरिंग करते हैं ना। तो ये हो गया मतलब फर्स्ट पोजीशन, इसको 1 प्राइम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका फर्स्ट प्राइम। तो ये फर्स्ट प्राइम पोजीशन, ये हुआ सेकंड प्राइम पोजीशन, ये हुआ थर्ड प्राइम पोजीशन, ये हुआ फोर्थ प्राइम पोजीशन, ये हुआ फिफ्थ प्राइम पोजीशन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। वैसे ही यहाँ देखा जाए डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH H H H OH H, ठीक है, H CH2OH। यहाँ भी ये फर्स्ट प्राइम, ये सेकेंड प्राइम, ये थर्ड प्राइम, ये फोर्थ प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम। ये हो गया राइबोज शुगर, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको बताना है, बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों रिंग में क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि इसको हम राइबोज शुगर बोल रहे हैं और इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल रहे हैं। डिफरेंस ये है, अभी तक देख लियो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बताते हैं। देखो डिफरेंस ये है कि सेकेंड प्राइम पोजीशन पे देखो यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर केवल क्या है H। मतलब इसमें से क्या किया गया है, एक ऑक्सीजन को निकाल लिया गया। ऑक्सीजन को निकालने का मतलब क्या हुआ? निकालना मतलब हुआ D, और किसको निकाला गया है? ऑक्सीजन को, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी। मतलब राइबोज में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द राइबोज, दैट्स वाई इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज। तो ये राइबोज शुगर है, इसमें से ऑक्सीजन को कहाँ से निकाला गया है? निकाला गया है सेकेंड प्राइम पोजीशन से। तो क्या बन गया है? डीऑक्सीराइबोज बन गया है। उसके बाद कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4, और उसका ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन हो गया 2 टाइप, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन हो गया 3 टाइप, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। देखिए इसमें कुछ अगर डिफरेंस देखा जाए कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइबोज इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। राइबोज कहाँ पाया जाता है? आरएनए में, इसलिए आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये पाया जाता है डीएनए में, इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज शुगर। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में होता है, डीएनए में भी होता है एज वेल एज आरएनए में भी होता है। नाइट्रोजनस बेस फिर 2 टाइप के हैं, एक है प्यूरीन, एक है पायरिमिडीन। इसको बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक बिहेवियर शो करता है, और इसमें चूंकि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। अब इसमें प्यूरीन है और क्या है? पायरिमिडीन है। ठीक है, अब इसमें जो प्यूरीन होता है, देखो प्यूरीन कौन होता है? तो वैसे नाइट्रोजनस बेस जिसमें डबल रिंग प्रेजेंट हो। कैसा रिंग प्रेजेंट हो? डबल रिंग।
उसको बोलते हैं प्यूरीन। मतलब नाइट्रोजनस बेस में अगर डबल रिंग प्रेजेंट होता है तो उसको प्यूरीन बोलते हैं, और अगर इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, पायरिमिडीन कहते हैं। डबल रिंग प्रेजेंट रहेगा तो प्यूरीन, सिंगल रिंग प्रेजेंट रहेगा तो पायरिमिडीन। प्यूरीन कितने टाइप का हुआ, तो 2 टाइप का, कौन कौन है, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन हुआ 3 टाइप का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े ये कि न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मेसर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट न्यूक्लिक। एंड सिंस इट वाज ऑफ एसिडिक बिहेवियर, मीन्स देयर आर सम एसिडिक प्रॉपर्टी इन दिस मोलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट न्यूक्लिक एसिड। Nucleic acids are of 2 types. One is called DNA, while another is called RNA. Nucleic acids are the polymer of nucleotide, or you can say that nucleotide are the monomer or unit of nucleic acid. Nucleotide consists of 3 components, in which one is pentose sugar, second is phosphoric acid, third is nitrogenous base. Pentose sugar is of 2 types, one is called ribose sugar, one is called deoxyribose sugar. राइबोस शुगर कैसे शुगर हैं ये दोनों, पेंटोज शुगर है, मतलब इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें सेकेंड प्राइम पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, और इसमें सेकेंड प्राइम पोजीशन पर OH नहीं होता है, केवल क्या होता है, H। और चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। एक डिफरेंस क्या हुआ डीएनए आरएनए में, कि डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। उसके बाद बात करें नाइट्रोजनस बेस का, तो ये 2 टाइप का, प्यूरीन और पैरिमिडीन। इसमें से एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जो है ये दोनों डीएनए में भी होता है और साथ में आरएनए में भी होता है। लेकिन हम बात करें पैरिमिडीन का, तो इसमें से साइटोसिन, देखो एडेनिन और गुआनिन ये दोनों डीएनए में भी होता है और किस में होता है, आरएनए में भी होता है। अगर हम बात करें साइटोसिन का, तो साइटोसिन जो है ये भी डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। लेकिन थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन आरएनए। सो जो थाइमिन है ये केवल किस में पाया जाता है, डीएनए में, मतलब कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में केवल थाइमिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। और यूरासिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। तो ये 2 पहले बेसिक डिफरेंस हुआ डीएनए और आरएनए में। फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि यूरासिल नहीं पाया जाता है, और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ और अगर डिफरेंस देखा जाए तो आप लिख सकते हैं इसको, बेहतर है पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, ये सब बातें कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कौन किया, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, फिर ये स्ट्रक्चर, ये सब नोट करना है। नोट कर लिए, ठीक है। देखो, तो इसमें हम लोग बता रहे थे कि जो प्यूरीन और पैरिमिडीन है, इसमें से प्यूरीन कैसा होता है, डबल रिंग, और पैरिमिडीन कैसा होता है, सिंगल रिंग। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, एक रूल आता है जिसको बोला जाता है चारगाफ्स रूल। इसके बाद हम लोग देखने अब जा रहे हैं चारगाफ्स रूल के बारे में। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं चारगाफ्स रूल, इधर लिख देते हैं चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल, यहाँ से बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है चारगाफ्स रूल से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखो चारगाफ्स रूल क्या है, चारगाफ का नियम बोलते हैं इसको। चारगाफ बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था। अच्छा, अभी तक ये बात समझ में आ गया कि डीएनए जो होता है इसमें क्या क्या होता है, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और जो आरएनए होता है तो आरएनए में क्या क्या होता है, AGCU। आपको ये याद रहना चाहिए
कि डीएनए में होता है AGCT, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में क्या होता है AGCU, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल। तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में जो होता है थाइमिन नहीं होता। अगर और डिफरेंस देखा जाए तो डीएनए जो होता है यह डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। बेहतर होगा कि 3-4 डिफरेंस इसमें लिख लो, लिखना एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए। डीएनए में फर्स्ट पॉइंट डीएनए में कि इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट, जबकि आरएनए में क्या होगा राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। वीडियो को पॉज करके इसको लिखते रहो। डीएनए में फर्स्ट पॉइंट कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, आरएनए में फर्स्ट पॉइंट कि इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, इन दिस राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि डीएनए में इन दिस या इन डीएनए थाइमिन इज प्रेजेंट वेयर एज यूरासिल इज एब्सेंट, जबकि आरएनए में क्या हो जाएगा, लिख लीजिए इसको, लिखना आरएनए में इन दिस यूरासिल इज प्रेजेंट वेयर एज थाइमिन इज एब्सेंट। थर्ड पॉइंट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, लिखना डीएनए में थर्ड पॉइंट इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और आरएनए में क्या लिखोगे, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है। बताओ कि डीएनए और आरएनए में से किसका मोलिकुलर मास हाई होगा, डीएनए का कि आरएनए का। देखो दोनों में से डीएनए में कितना स्ट्रैंड प्रेजेंट है, 2 स्ट्रैंड, आरएनए में कितना स्ट्रैंड प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंड। तो मोलिकुलर मास हाई किसका होगा, डीएनए का कि आरएनए का, एब्सोल्युटली डीएनए का, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है। लिखना फोर्थ पॉइंट डीएनए में इन दिस या इट्स मोलिकुलर मास इज हायर, और इसमें क्या लिखोगे कि इट्स मोलिकुलर मास इज लोअर। इसका मोलिकुलर मास हाई होता है, इसका मोलिकुलर मास लो होता है। फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा कि डीएनए इज प्रेजेंट। देखो डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो डीएनए होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में होता है, और कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। और कहाँ होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो न्यूक्लियस में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में होता है। जो क्रोमोसोम है ये किसका बना हुआ है, डीएनए का। हम आगे देखेंगे, इसके लगभग 3rd या 4th वीडियो में आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए अरेंज होकर क्रोमोसोम बनाता है। नाम सुने ना क्रोमोसोम का। ह्यूमन बॉडी में सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम बना होता है किसका, डीएनए का। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें अगले 3rd या फिर 4th वीडियो में। तो क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए कहाँ कहाँ होता है, तो आरएनए होता है न्यूक्लियस में। आरएनए कहाँ कहाँ होता है, अभी आरएनए बारे में भी देखेंगे डिटेल से कि आरएनए देखेंगे कि आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीनों का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑक्यूरेंस है, सब हम लोग देखेंगे अगले 2-3 वीडियो में भी आएगा। तो आरएनए कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है और होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, आरएनए, और न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, डीएनए। तो यहाँ तक ये बात हुआ। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा चरगाव्स रूल के बारे में। यहाँ समझ में आया क्या क्या पढ़े। पहले हम लोग पढ़े कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। चैप्टर कौन से चल रहा है, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इसमें हम लोग देखें कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स व्हाट आर द मोलिक्यूल्स विच कॉजेज इनहेरिटेंस एंड विच कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है इसलिए न्यूक्लिक कहते हैं, और चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए इसको एसिड कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मेसर ने किया था। क्यों कहा था इसको न्यूक्लिक एसिड? सिंस इट इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियस सो कॉल्ड न्यूक्लिक एंड इट इज ऑफ एसिडिक बिहेवियर सो कॉल्ड एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड DNA and that is called RNA. The unit of nucleic acid is called nucleotide. It consists of three things: pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. Pentose sugar, why pentose sugar? Because it consists of 5 carbon, that's why it is known as pentose sugar. इसमें 5 कार्बन होते हैं इसलिए इसको pentose sugar कहा जाता है। pentose sugar कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन? राइबोस शुगर और deoxyribose sugar. This is a structure of ribose sugar and this is deoxyribose sugar. What is the difference between both? इसमें जो क्या है, इसमें सेकेंड प्राइम पोजीशन पे O प्रेजेंट है, यहाँ पर O नहीं है, यही डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। यहाँ से ऑक्सीजन को हटा लिए हैं, हटाने को क्या बोलते हैं? डी, और क्या हटा है? ऑक्सीजन, तो क्या बोले हैं? डीऑक्सी। तो ये राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये पाया जाता है RNA में, ये पाया जाता है DNA में। ये है फॉस्फोरिक एसिड, दोनों में होता है, इन द DNA एज वेल एज इन द RNA। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का, प्यूरिन और पैरिमिडिन। जो डबल रिंग होता है उसको प्यूरिन कहते हैं, जो सिंगल रिंग होता है उसको पैरिमिडिन कहते हैं। प्यूरिन 2 टाइप का, एडेनिन गुआनिन, प्रेजेंट इन बोथ इन DNA एज वेल एज इन RNA। पैरिमिडिन इज ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। साइटोसिन दोनों में होता है, थाइमिन केवल DNA में होता है, यूरासिल केवल RNA में होता है। DNA में यूरासिल नहीं होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता है। और मतलब कि DNA में क्या क्या होता है? AGCT, याद रखना, DNA में क्या क्या होता है? AGCT, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। RNA में क्या क्या होता है? AGCU, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल। किसमें होता है? RNA में होता है, AGCU AGCT। और क्या क्या डिफरेंस है? तो DNA इज डबल स्टैंडर्ड, RNA इज सिंगल स्टैंडर्ड। DNA का मोलिकुलर मास हाई होता है, क्योंकि इसमें दो चैन है ना, मोलिकुलर मास इसका हाई होता है, इसका लो होता है। DNA कहाँ कहाँ होता है? तो DNA होता है क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। RNA कहाँ कहाँ होता है? RNA होता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ तक हम लोग देखें। एक नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चरगाफ्स रूल। चरगाफ्स रूल देखो क्या है। चरगाफ साइंटिस्ट का नाम है चरगाफ, उन्होंने एक रूल दिया, उसे बोलते हैं चरगाफ रूल। और देखो चरगाफ रूल में है क्या, बेसिकली इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चरगाफ रूल क्या है? चरगाफ ने ये बताया कि किसी भी DNA में, पर बताओ DNA में क्या क्या होता है? DNA में क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या DNA में यूरासिल होता है? नहीं होता है। यूरासिल किस में होता है? RNA में होता है। तो चरगाफ रूल क्या है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड परसेंटेज ऑफ यूरासिल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। बस इसी को बोलते हैं चरगाफ रूल। कभी भी आपसे ये थ्योरी के फॉर्म में नहीं पूछेगा कि डिफाइन चरगाफ रूल, कभी नहीं पूछेगा। हमेशा इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आया हुआ है बताते हैं अभी हम, लेकिन आपको समझना है चरगाफ रूल क्या है। अगर मान लो आ भी जाता है, उससे आगे कभी नहीं, मान लो आ भी जाता है डिफाइन चरगाफ रूल, तो क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो कि दे दे कि इन एनी DNA, ठीक है, एडेनिन है 20%, तो पूछते हैं बताइए कि साइटोसिन कितना परसेंट होगा। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता है। इस तरह का मतलब वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही रहता है। एडेनिन 20% है, तो साइटोसिन कितना परसेंट होगा? आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड का। तो एडेनिन अगर 20% है तो बताओ कि जो थाइमिन है यह भी कितना होगा? 20%। क्योंकि चरगाफ रूल क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। तो इफ एडेनिन इज 20% देन थाइमिन विल ऑल्सो बी 20%। तो 20 कितना हो गया? 40%, है ना। और टोटल में कितना मानेंगे? 100%। मतलब जितना भी नाइट्रोजनस बेस है उसको हम एक साथ क्या बोलेंगे कि 100%, है ना, 100% है। उसमें से एडेनिन और थाइमिन कितना है? 40%। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60%। मतलब 60% में गुआनिन और साइटोसिन है। अरे बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है एडेनिन 20%, तो एडेनिन 20% है, तो थाइमिन में कितना होगा? 20%। तो 20 कितना हो गया? 40%। तो 100 में से 40 गया, तो बाकी मतलब गुआनिन साइटोसिन कितना बचा? 60%। ये दोनों भी इक्वल है,
तो 60% में से गुआनिन कितना हो जाएगा 30% और ये भी कितना हो जाएगा 30%। समझे, 60 में से आधा गुआनिन आधा साइटोसिन। मतलब कहने की बात ये है कि डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, और जितना गुआनिन होता है उतना % साइटोसिन होता है। तो अगर एडेनिन दिया है 20% तो थाइमिन भी 20%, 20 कितना हो गया 40%, और 100 में से 40 माइनस किए तो 60%, तो गुआनिन 30%, साइटोसिन 30%। एक और क्वेश्चन ये था जो कि आया हुआ है बोर्ड में ही 2017 में, या फिर मतलब बोर्ड में पूछता है तो क्वेश्चन एक और सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ कोशिश करिए बनाने का इसको, कि साइटोसिन दिया हुआ है 18%, तो बताओ एडेनिन कितना % होगा। बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज से खुद से बनाओ। चलो बना लिए, चलो हम बनाते हैं। देखो तो साइटोसिन 18% है, ठीक है, तो बताओ कि गुआनिन कितना % होगा। साइटोसिन अगर 18% है तो गुआनिन कितना % होगा 18%। जितना साइटोसिन होता है उतना गुआनिन होता है, तो साइटोसिन 80%, गुआनिन भी 18%, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया 36%। ये दोनों मिला कितना हो गया 36%। मतलब कि एडेनिन और थाइमिन कितना होगा, तो 100 माइनस 36 कितना हो गया 64%। तो 64 में से आधा एडेनिन आधा थाइमिन, तो एडेनिन % कितना हो जाएगा, बोलो इसका आधा कितना हो जाएगा 32%। एडेनिन कितना हो गया 32%, थाइमिन कितना हो जाएगा 32%। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। देखो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। एक कोई दिया है दूसरा उसके बराबर होगा, और उसको 100 में से माइनस करके आधा आधा कर देना है, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो की हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और फिर हम लोग बात करेंगे सर्च ऑफ डीएनए, जिसमें कि ग्रिफिथ्स रूल और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है पढ़ा जाएगा। इसको बेहतर होगा नहीं लिखे थे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, पहले करके भी सब था, और इसको लिख लेना, ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।